सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पर चल रहे थे। हमने पहले भाग में देखा कि परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, सड़क परिवहन का क्या महत्व है, जल का, वायु परिवहन का। आज हम जानेंगे कि प्रमुख समुद्री पतन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आइए जानते हैं जल परिवहन के बारे में। देखते हैं जल परिवहन। तो भारत के लोग प्राचीन काल में समुद्री यात्रा करते समय इसका प्रयोग करते थे। नाविकों की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इससे व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। जल परिवहन सबसे सस्ता है। ठीक है जी। भारत में नौका संचालन मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बोट हैं वो केवल 5,685 किलोमीटर में ही चलती हैं। बाकी में हाथ से चलाने वाली नौकाएं हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं समुद्री पतन के बारे में। देखिए, जो भारत है उसकी जो समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ पर 12 प्रमुख पतन हैं, 200 मध्य व छोटे पतन हैं। देखिए, पतन क्या होते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि आप जहाज़ों में माल को चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आकर जहाज़ रुकते हैं और जो सामान उतारना चढ़ाना होता है वो इसमें किया जाता है। तो हमने देखा भारत में 12 प्रमुख पतन हैं, 200 मध्य व छोटे पतन हैं। जो 95% व्यापार है वो देश के प्रमुख मतलब इन 12 पतनों से होता है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम कांडला पतन के बारे में। कांडला गुजरात में है। देखिए, इसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक और खाद्यान्नों के आयात निर्यात को स्वचालित करता है। देखिए, जो कांडला है उससे इन सब जगहों पर सामान को भेजा और मंगवाया जाता है। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में है। ये सबसे बड़ा पतन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई में अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर जवाहरलाल नेहरू पतन का विकास किया गया है। आपको याद रखना है कि कांडला गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। तो ये जो 12 प्रमुख पतन हैं आपको याद रखने, क्योंकि जब आपको पता होगा कि कहाँ पर है तभी आप मैप में एकदम से भर सकेंगे। चलिए अब जानते हैं मारामागाओ पतन। देखिए, ये जो पतन है वो निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये गोवा में है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ऐसे ही अब कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पतन है, जहाँ से कुंद्रेमुख से निकला हुआ लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ऐसे ही सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पतन है, केरल में है। कोच्चि पतन केरल में है, आपको याद रखना है। तो ये एक लगून के मुहाने पर बना हुआ एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है, मारामागाओ गोवा में, न्यू मैंगलोर आपका है जी कर्नाटक में, उसके बाद कोच्चि पतन जो है आपका केरल में है। ठीक है जी। हमने ये 3 उनके बारे में जान लिया इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है, एक प्राकृतिक पोताश्रय है। उसके यहाँ से श्रीलंका, मालदीव,
आदि क्षेत्रों को आपका व्यापार संचालित किया जाता है। अब हम उससे आगे आ जाते हैं चेन्नई में। चेन्नई में कृत्रिम पतन है हमारे यहाँ। यहाँ से भी सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। उसका नाम है मीनाम्बक्कम, जो चेन्नई में एक और है। उसके बाद आ जाता है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से भी आपके यहाँ से लौह अयस्क बाहर भेजा जाता है। अब उसके बाद देखिए ये साइड पूरा जितने भी समुद्री एरिया सबको कवर करता हुआ चल रहा है। देखिए सबसे पहले हम चले गुजरात की कांडला से, फिर हम चले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू से, फिर हम आए गोवा में मारामागाओ, फिर हम आए कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, फिर हम आए केरल में कोच्चि, फिर हम आए तमिलनाडु में तूतीकोरन, चेन्नई में मीनामक्कम, फिर विशाखापट्टनम में आए और अब हम चल रहे हैं उड़ीसा में। देखिए ये जितना भी हमारे मैप का एरिया है ये समुद्र से लगता हुआ है। हमने गुजरात से शुरू किया, फिर मुंबई आए, गोवा आए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई, अब विशाखापट्टनम और अब हम आ गए उड़ीसा में। उड़ीसा में पाराद्वीप है बंदरगाह। उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन लौह अयस्क के निर्यात करता है। उसके बाद कुछ कृत्रिम पतन हैं जो कि जब हम मैप पर करेंगे तो हम पूरा मैप में इन सबको देखेंगे कि कहाँ पे कौन कौन से पतन हैं। चलिए अब इनसे आगे चलते हैं, वायु परिवहन के ऊपर आ जाते हैं। देखिए वायु परिवहन क्या है? सबसे तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन है। आपको दुर्गम स्थान जैसे पर्वत हो, मरुस्थल हो, घने जंगल हो, लंबे समुद्री रास्तों ने आसानी से ये पार कर सकता है। ठीक है जी। हवाई यात्रा थोड़ी महंगी है लेकिन काफ़ी तीव्र है। अब हम आ जाते हैं संचार सेवाएं। आप सभी जानते हैं कि आज इंटरनेट की सहायता से आप पूरे विश्व के किसी भी कोने में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत निजी दूरसंचार, जनसंचार, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा, ये सब आ जाते हैं। अगला है नौका चालन। नौका देखिए, भारत का नौका चालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। 5,685 पे इलेक्ट्रिक बोट चलती है और बाकी पे सिंपल बोट्स काम करती हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए जब हम दो राज्यों में आपस में व्यापार करते हैं उसे देशीय व्यापार कहते हैं, और जब दो देशों में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को? पर्यटन आप सभी जानते हैं हमारे भारत में कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर्यटन स्थल ना हो। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, पंजाब का स्वर्ण मंदिर, उत्तर प्रदेश में देखिए ताजमहल है, लाल किला है, दिल्ली में लाल किला है, तो भारत के हर राज्य में कोई ना कोई आपको अच्छा पर्यटन स्थल दिख जाता है। तो देखिए जो पर्यटन उद्योग है उसमें 3 दशकों में काफ़ी वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति जो भारत के हैं वो पर्यटन उद्योग से संलग्न हैं किसी न किसी रूप में। इससे भारत को आय भी मिलती है और जो आने वाले हैं उनसे विदेशी पूंजी भी आती है हमारे पास। चलिए हमारा लेसन यहीं ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।